देखो अब हम पढ़ेंगे आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर था उसमें ये समझाया था मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसके लक्ष्य क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से आपके पास प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को संचालित किया जाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के टूल्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, एक होता है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। मात्रात्मक जो टूल्स होते हैं उसमें आपकी बैंक रेट आती है, आपकी रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है, कैश रिजर्व रेशो जिसे हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात सी और इंग्लिश में CRR बोला जाता है, ये आता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो आता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन आते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं। ये आपके मात्रात्मक मतलब टूल्स में आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। और दूसरा आता है क्वालिटेटिव, उसमें आपके क्या आते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी सीमांत आवश्यकता, शाख की रेशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी शाख की राशनिंग, और एक मोरल सुएशन यानी कि नैतिक दबाव या मोरल प्रेशर। ठीक है नहीं, ये आपके क्वालिटेटिव में आते हैं। आरबीआई इन दोनों टूल्स के माध्यम से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को संचालित करती है और मार्केट का जो फाइनेंशियल स्टेबलाइज करती है मार्केट को, यानी कि जो वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश करती है अर्थव्यवस्था में। बाजार में नकदी के प्रवाह को संतुलित करती है, यानी कि अगर नकदी कम है मार्केट में तो इन पॉलिसी के माध्यम से नकदी के प्रवाह को बढ़ाती है, और अगर नकदी ज़्यादा है तो उस प्रवाह को कम करती है। तो इनके माध्यम से आरबीआई जो है कदम उठाती है। तो हम पहले क्वांटिटेटिव टूल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले बैंक रेट को पढ़ेंगे, फिर रेपो रेट को पढ़ेंगे, रिजर्व रेपो रेट को पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशो को पढ़ेंगे और स्टेटरी लिक्विडिटी फंड रेशो को पढ़ेंगे, और ओपन मार्केट की ऑपरेशन को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव पे जाएंगे, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद पहला आती बैंक रेट क्या होती है। देखो रेट मीन्स दर होता है, बैंक मतलब बैंक जो दर तय करती है। तो बैंक रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई जो व्यापारिक बैंक हैं या वाणिज्यिक बैंक हैं जो आरबीआई के निर्देशानुसार कार्य करती हैं, उन बैंकों को दीर्घकालीन ऋण के लिए जिस रेट पर दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण देती है आरबीआई, उसी कहा जाता है बैंक रेट, यानी कि दीर्घकाल के लिए इस पर ऋण देती है। इसका प्रयोग आरबीआई जो विनिमय बिल हैं यानी बिल ऑफ एक्सचेंज हैं या अन्य कोई वाणिज्यिक पत्र हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, को खरीदने या बदलने या फिर रीडिस्काउंट यानी पुनः बट्टा करने के लिए तैयार रहता है। मतलब ये है कि आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, जो आरबीआई के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, आरबीआई का जिन पर प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, तो आरबीआई लंबे समय के लिए जिस दर पर रेट वो देती है ऋण, उसे कहते हैं बैंक रेट। और इस बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई जो विनिमय बिल हैं, विनिमय बिल का मतलब सरकार की प्रतिभूतियां हो सकती हैं, सरकार के ऋण पत्र हो सकते हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जाता है, या कोई अन्य कमर्शियल पेपर है, वाणिज्यिक पत्र, इन्हें सबको हम पढ़ेंगे, आगे आएंगे सभी। ठीक है नहीं, कोई वाणिज्यिक पत्र है, वाणिज्यिक पत्र का मतलब व्यापार के उद्देश्य से दिया गया पत्र है। ठीक है नहीं, जिस पर मतलब लिखा हुआ होता है कि हम फला व्यक्ति को इतना पैसा दे देंगे, इस टाइप की चीज़ें को खरीदने या बदलने के लिए, या फिर पुनः बट्टा यानी दोबारा रीडिस्काउंट कराने के लिए यानी छूट लेने के लिए आरबीआई इस दर पर हमेशा तैयार रहता है। क्यों? ये जो दर होती है ना, ये दर ज़्यादा होती है और दरों से, रेपो रेट से और इनसे दर ज़्यादा होती है,
इसलिए आरबीआई जो है इस दर पर कोई भी विनिमय बिल है या कोई भी कमर्शियल पेपर है उसे खरीदने के लिए तैयार रहता, खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहता है, ठीक है नहीं। क्योंकि आरबीआई ज़्यादा दर होती है ना ये, अगर लोग मतलब बैंक जो है कोई विनिमय बिल खरीदेंगे आपके पास इस दर पर, तो आरबीआई से इस दर पर पैसे लेंगे, तो आरबीआई को ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई हमेशा तैयार रहता है कि भाई बैंकों से कहता है कि अगर तुम्हें कोई बिल मतलब वाणिज्यिक पत्र खरीदना है या कोई बिलों का भुगतान करना है तो आप इस दर पर ऋण ले सकते हो, ठीक है नहीं। यहाँ तक कोई परेशानी? एक्सचेंज, हाँ विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन, ठीक है नहीं। तो विनिमय बिलों का मतलब लेन देन के जो बिल होते हैं, जो मान लो तुम कहीं व्यापार कर रही है कोई बैंक या कुछ भी खरीद रही है, सरकार की प्रतिभूति या किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद रही है, ठीक है नहीं, टाइप से। तो भाई अर्णव हुआ, ये आपका समझ में आया? अब देखो, मान लो अगर बैंक रेट बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे एक बार उन्हें वो मिला दीजिए जरा, कॉल अनीस वगैरह को। बैंक रेट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ऋण कम हो जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ा देती है आरबीआई तो फिर बैंक जो आरबीआई से ऋण लेंगी वो कम ऋण लेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो इसलिए बैंक क्या काम करेंगे, कम ऋण लेंगे आरबीआई से कि भाई हमें ज़्यादा ऋण नहीं चाहिए आप। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा लौटाना पड़ेगा बैंक को। तो ऋण क्या हो जाएगा, बैंकों के पास ऋण देने के लिए पूंजी क्या हो जाएगी, कम, कमी आ जाएगी उसमें, ठीक है नहीं। तो उस पूंजी में कमी आ जाएगी। जब बैंकों के पास पूंजी कम होगी तो क्या होगा, बैंक लोगों को उधार नहीं दे पाएंगे, ठीक है नहीं। जब बैंकों के पास पूंजी कम होगी, जब बैंकों के पास पूंजी कम होगी तो लोगों को जो ऋण देने की बैंकों की अपनी दर होती है वो दर क्या कर देंगे, बैंक बढ़ा देंगे। भाई मान लो आपके पास अगर पैसे कम होंगे और मांगने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो आप क्या काम करोगे, आप कह दो कि भाई ऐसा है, पहले अभी तक मैं 5% के हिसाब से पैसे देता था लेकिन अब पैसे का थोड़ा क्रंच है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब भाई रेट बढ़ेगी यानी कि अब मैं 10% के हिसाब से दूंगा, ठीक है नहीं, राम राम। तो 10% के हिसाब से दूंगा। तो अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ाता है तो क्या होगा, बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई से बढ़ी हुई रेट पे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें ब्याज में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी तो क्या होगा, बैंक अपने ब्याज की दर को बढ़ा देंगी। जो बैंक की मतलब बैंक, मान लो सपोज करो ये आरबीआई है और ये छोटी छोटी बैंक हैं। अब मान लो आरबीआई ने अपना रेट बढ़ा दिया कि पहले आरबीआई ने कहा कि पहले हम 100 रुपये में 5 रुपये लेते थे लेकिन अब 100 रुपये पे 10 रुपये लेंगे। तो पहले जब 100 रुपये में 5 रुपये लिए जाते थे तो बैंक ही आराम से आरबीआई से लेती थी कर्ज और फिर ये अपने लोगों को बांट देती थी, तो इन्हें भी फायदा होता था। आरबीआई से मान लो 5% पे पैसा लिया और 10% पे लोगों को दिया, तो 5% का ना फायदा हो जाता था बीच में 5 रुपये का। अब आरबीआई ने अपनी रेट बढ़ा दी, 10 कर दी। तो अब ये बताइए, आरबीआई से अगर 10 पे लेंगे तो फिर लोगों को तो ज़्यादा दर पे देना पड़ेगा बेनिफिट कमाने के लिए। अब लोग इतने महंगे कोई ना ऋण लेंगे। आदमी कहते हैं ना कि 2 रोटी कम खा लेगा लेकिन ज़्यादा महंगे पर ऋण ना लेगा। आदमी ऋण जब तो लेता है जब मजबूरी होती है या रेट कम होती है तभी तो। इसलिए क्या काम करेंगे, बैंकों के बैंक कम पैसे लेंगे आरबीआई से, और जब बैंक आरबीआई से कम पैसे लेंगे तो ऑब्वियसली बैंकों के पास पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी तो फिर बैंक लोग मांगने वाले तो ज़्यादा होंगे और बैंकों के पास पूंजी कम होगी, तो बैंक क्या काम करेंगे, अब अपने पैसे को ज़्यादा ब्याज पर लोगों को देंगे कि भाई आपको 12% पर लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता पीछे से तो पैसा मिल ही नहीं रहा, या मिल रहा है तो 10% पे मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत बढ़ा कर देंगे लोगों को तभी बेनिफिट होगा। अब जब लोगों को 12% पे मिलेगा तो लोग ज़्यादा है भाई ऋण, फिर ऋण
भाई एक तो दो बातें हैं। एक तो बैंक ने रिजर्व बैंक से कम पैसा लिया तो उनके पास पूंजी की कमी हो गई। पूंजी की कमी होगी तो अपनी रेट बढ़ाएंगे, और जब पूंजी की कमी है तो ऋण की भी तो कमी हो जाएगी, ऋण देने की क्षमता जो है उनकी वो भी तो कम हो जाएगी। भाई उनके पास पैसे कम है तो कम ही लोगों को ऋण दे पाएंगे, तो ऋण भी कम हो जाएगा। और जब बैंक रेट ज़्यादा करेंगे, अपनी दर बढ़ा देंगे, और बैंकों के पास पैसे भी कम होंगे, तो लोग भी, फिर लोगों को भी कम पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई मांगने वाले तो काफ़ी लोग हैं और बैंक के पास एक निश्चित पैसा है। तो उससे क्या होगा, फिर जब ज़्यादा लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो निवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले मान लो ज़्यादा पैसा मिलता तो 10 लोग फैक्ट्री लगाते, अब पैसा कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिल रहा है जो उस दर पर पैसा ले सकते हैं, इतनी बड़ी दर पर। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा। पहले 10 लोग इन्वेस्ट करते, अब 5 ही करेंगे। जब निवेश कम होगा तो मांग भी कम हो जाएगी, ठीक है नहीं। जब निवेश कम होगा तो भाई रोजगार कम हो जाएगा, फैक्ट्री कम लगेंगी, व्यापार कम होगा, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा। लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो उनके पास पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो लोगों के पास खरीदने के लिए सामान पैसे नहीं होंगे। जब लोग वागों के पास पैसे नहीं होंगे तो मार्केट नहीं जाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे तो मार्केट में जो वस्तुएं आई हुई हैं उनकी बिक्री नहीं होगी, उनकी बिक्री नहीं होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति भी क्या हो जाएगी, महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया ये साइकिल? अरे ये चीज़ें साइकिल समझ में आया कि बैंक रेट बढ़ेगी तो तो क्या होगा। आ रहा है इंटरेस्ट बैंकिंग को पढ़ने में? क्यों भाई, क्यों भैया निस्बा? कहाँ जाके बैठे हो? यहाँ से थोड़ा टफ लग रहा है। वही वाह, टफ तो लगेगा ही बेटा, तुम बिहार में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो टफ तो लगेगा ही। बताइए मतलब। ये बिल्कुल अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो भी बता, कह रहे हैं कि टफ लग रहा है। अरे बता भाई, आपके पास अगर आरबीआई अपनी, मान लो सपोज करो तुम एक साहूकार हो, तुम एक साहूकार हो, तुम एसबीआई से पैसे लेते हो 8% पे, और फिर उस तुम ये हो, ये अनीस बाबू हैं, आरबीआई से ना 8% पे पैसे लिए और फिर लोगों को 10% पे बांट दिया, तो 2% ये फायदा कमा रहे हैं, 2%। अब एसबीआई किससे पैसा, ये एसबीआई है, एसबीआई किससे पैसा लेती है, आरबीआई से, रिजर्व बैंक से। अब रिजर्व बैंक ने अपनी रेट बढ़ा दी, रिजर्व बैंक ने, ये कहते हैं कि कर्ज जो है वो महंगा कर दिया। पहले रिजर्व बैंक इसे 100 रुपये पे, इससे मात्र 5 रुपये लेता था, अब रिजर्व बैंक ने बढ़ा कर दिए 7 रुपये। क्या है? ये है अनीस साहूकार, ये एसबीआई है। अब ये एसबीआई से 8% पर ऋण लेकर आता है, ऐसा बहुत लोग करते हैं, ये काम बहुत लोग करते हैं इस टाइप से। 8% पे, क्योंकि बैंकों का भी मिली भगत रहती है इसमें, क्योंकि बैंकों को ये पैसे देते हैं कमीशन के, तो इनने 8% पे रेट पे बैंक से लिए आपके पास पैसे, 50,000 रुपये, 100 रुपये पे 8 रुपये एक साल में इन्हें देने हैं, ठीक है नहीं। तो 1,000 पे कितने बने एक साल में, 100 पे 8 हैं तो 1,000 पे 80 हो गए, 1,000 पे 80 हो गए तो 50,000 पे कितने हो गए, 4,000 रुपये हो गए। तो इन्हें 54,000 रुपये साल में देना है बैंक को। अब ये क्या काम करेंगे, उन 50,000 रुपये को 5 लोगों में बांट देंगे, 10-10 हज़ार रुपये। अब बैंक से तो ले रहे हैं, बैंक तो इनसे ले रही है 100 रुपये पे 8 रुपये, अब ये लोगों को दे रहे हैं 10 की रेट से, यानी ये लोगों से ले रहे हैं 100 रुपये पे 10 रुपये, ठीक है नहीं।
अब सुनिए ना मेरी बात पहले। अब ये लोगों से ले रहे हैं मंथली, इन्होंने बांट दिया मंथली, तो मतलब 10% के हिसाब से मंथली बांट दिया इन्होंने, यानी कि एक महीने में 100 रुपये पर 10 रुपये, तो 10,000 इसे दिए, तो 100 पर 10, तो 1,000 पे कितने हो गए, 100 हो गए, तो 10,000 पे कितने हो गए, 1,000 हो गए। तो इन्हें हर महीने यहाँ से 1,000 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। 1,000 यहाँ से मिलेंगे, 1,000 यहाँ से मिलेंगे, 1,000 यहाँ से मिलेंगे, 5 जगह से 5,000 रुपये महीना ये कमा रहे हैं। और बैंक को केवल कितने देने हैं, 4,000 रुपये देने हैं साल में। तो एक महीने में 5 कमा रहे हैं, तो एक साल में कितने कमाएंगे, 60,000 रुपये कमाएंगे। और बैंक को कितने देंगे, 4,000 रुपये। आवाज सही नहीं आ रही मेरी? अनीस माइक बंद करो एक बार, देखो सर। अब आ रही है आवाज? अरे आवाज। जी जी। तो अब ये लगा लीजिए, मान लो अभी इनका क्या, अब इनका काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। 5,000 रुपये महीना कमाते हैं और साल में 60,000 कमाएंगे और 4,000 बैंक को देंगे, बाकी अपना बचिए अब 56,000 रुपये। ऐसी ये काम चला रहे हैं, हर बार बैंक से पैसे लेते हैं, लोगों को फिर ब्याज पे देते हैं। अब सपोज करो आरबीआई ने यहाँ से ऊपर से ही पैसे बढ़ा दिए, रेट कर दी ज़्यादा, अपनी बैंक दर को बढ़ा दिया। अब जब आरबीआई ने कह दिया कि भैया हम 10% के हिसाब से देंगे, अब ये पहले 7 पे खरीद रहे थे, अब इन्हें 10 पे लेने पड़ रहे हैं एसबीआई वालों को। तो एक तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं ऐसा करो, पैसे कम लो क्योंकि अब महंगा हो गया ऊपर से। तो इन्होंने, ये पहले लेते थे 2 करोड़ रुपया, अब इन्होंने कर दिया 1 करोड़ रुपया। तो एसबीआई के पास पैसे कम हुए, यानी बैंकों के पास पैसे कम हो गए। अब आरबीआई के पास जब, मतलब एसबीआई के पास जब पैसे कम कम हुए, इन्होंने आरबीआई से कम लिए पैसे, तो फिर ये अपने ग्राहकों को क्या देंगे, पहले ही 8% पे कर्ज दे रहे थे, अब इसे महंगा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सीमित पैसे हैं। तो अब ये कह देंगे कि भैया हम 10% के हिसाब से देंगे। अब अनीत जैसे जो काम कर रहे थे, अब 10% में भी सेलेक्टेड होंगे, यानी कि जो बड़े बड़े किसान हैं या जिन लोगों के ज़्यादा अकाउंट हैं वो भी मांग रहे हैं पैसे। तो भैया ये अनीस भैया से कह देंगे कि ऐसा, पहले तुम्हें 50 मिलते थे, अब तुम्हें 25 मिलेंगे। अब इन्हें 25 मिलेंगे, तो अभी ये पहले 10,000 देते थे, अब कितने देंगे, 5,000 देंगे। पहले इन्हें 5,000 रुपये साल महीने में मिलते थे, अब इन्हें कितने मिलेंगे, 2,500 मिलेंगे। हरी बात सुने। और पहले इन लोगों को 10,000 मिलते थे, तो ये अपनी क्या काम करते थे, 10,000 की मंडी से सब्जी लाते थे और आराम से 1,000 रुपये रोज कमाते थे। अब इन्हें 10 की जगह मिलेंगे 5, तो इनकी सब्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1,000 रुपये पहले रोज के कमाते थे, अब कितने कमाएंगे, 500 के। तो वही सिस्टम ये है कि अगर बैंक रेट बढ़ जाएगी, आरबीआई बढ़ा देगा, तो बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी। बैंकों के पास पूंजी कम हो जाएगी तो बैंक अपनी दर को बढ़ा देंगे, और बैंक को जब बैंक अपनी दर को बढ़ा देंगे और बैंकों के पास पूंजी कम होगी, तो बैंक जो है ऋण भी कम देंगे। ऋण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला ऋण कितना दे रहे थे अनीस बाबू को, 50,000, अब कितना कर दिया, 25,000। और जब ऋण कम मिलेगा, यानी कि बैंक के पास पैसे कम रहेंगे, वो ऋण कम बांटेगा, तो लोगों को पैसे कम मिलेंगे। पहले इन्हें कितने मिलते थे, 10,000, अब कितने मिले, 5,000। जब लोगों को पैसे कम मिलेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। पहले ये 10,000 रुपये की सब्जी लाते थे, तो एक मजदूर को अपने साथ ले जाते थे सब्जी रखवाने में, उसमें। अब ये 5,000 की सब्जी लाते हैं तो खुद ही ले आते हैं। तो जब निवेश कम हो गया, तो फिर उससे क्या हुआ, रोजगार भी कम हो गया। तो पहले एक व्यक्ति जो इनके साथ जाता था, वो इनसे पैसे लेता था रोज के 500 रुपये, तो या 200 रुपये, तो 6,000 रुपये कमाता था। अब इन्होंने उसे हटा दिया, तो उसका रोजगार चला गया। रोजगार चला गया तो अब वो बेरोजगार हो गया, उसके पास पैसे नहीं रहे। पहले उसके पास पैसे थे तो वो 1 लीटर दूध रोज लेता था अपने पड़ोसी से। अब उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने 1 लीटर दूध लेना बंद कर दिया। तो पहले पड़ोसी का 1 लीटर दूध जाता था, तो डिमांड बनी हुई थी, तो
तो पड़ोसी से 50 रुपये किलो देता था। अब इसने दूध लेना बंद कर दिया, पड़ोसी का 1 लीटर दूध बच गया। अब दूध लेने वाले लोग कम हैं और दूध उसका बचा हुआ है, तो वो अब दूध की रेट भी घटा देगा 40 रुपये लीटर का। अब जब 40 रुपये मतलब मांग कम हो गई, मांग कम हो गई तो रेट कम हो गया। तो ऐसे ही जब लोगों का रोजगार कम हो जाता है, निवेश कम होता है, तो मांग कम हो जाती है वस्तुओं की जब मांग कम हो जाती है और आपूर्ति उसकी उसी लेवल पर रहती है, तो उससे क्या होता है, बाजार में मंदी आ जाती है, यानी महंगाई कम हो जाती है। और जब महंगाई कम हो जाती है यानी वस्तु बिक नहीं पाती, उत्पादन लगातार होता है, तो उससे क्या होता है, कंपनियों को फायदा नहीं हो पाता, लिहाजा कंपनी घाटे में जाने लगती। कंपनी को तो जब भी फायदा होगा जब जितना माल बनाए उतना बिकता रहे। तो ये साइकिल चलती है अर्थव्यवस्था की। अब आया समझ में? क्यों भाई, कितने लोगों के समझ में आया तुम लोगों के? अब यहाँ जी सर। अब यहाँ ये मत कहने लगा कि आरबीआई 2-2 करोड़ रुपया सबके अकाउंटों में क्यों ना डाल दे सीधा, ठीक है नहीं? अब सबके अकाउंटों में डाल देगा तो फिर एसबीआई तो बेकार है, ये तो फिर तो सही है नहीं? तो ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमिक रूप से काम करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये सारा मसला ये है, बैंक रेट कम ज़्यादा का ये प्रभाव पड़ता है। अब अभी तो ज़्यादा हुई थी, अब बैंक रेट कम कर दी आरबीआई ने, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रेट घटा दी, पहले जो 7 मतलब 10 पे दे रहा था अब 7 पे देने लगा। तो बैंकों ने खूब धड़ाधड़ आरबीआई से उधार लिया, बैंकों के पास पूंजी बढ़ गई, बैंकों के पास पूंजी बढ़ गई तो बैंक ने ज़्यादा लोन बांटने के लिए अपनी रेट दर घटा दी। पहले दे रही थी 12% पे, अब इन्होंने कह दिया ना या तुम 8 पे ले जाओ। अब दर कम हो गई तो ऋण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोगों को ऋण भी क्या देंगे ये, मतलब ज़्यादा देंगे। जब ऋण ज़्यादा देंगे, यहाँ एक लिख देता हूँ, मैंने ऋण लिखा नहीं है, चलो यार लिख दे कुछ, या तो लिख ही दे या मिटाई दे। चलो फिर, तो यहाँ से ऋण क्या हो जाएगा, ऋण आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो ऋण बढ़ जाएगा। सोच, जब बैंक दर कम हो जाएगी तो ऋण बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ेगा तो लोगों के पास ऐसे पहुँचेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार मिलेगा बहुत सारे लोगों को। जब रोजगार मिलेगा मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, तो वस्तुओं की कमी हो जाएगी मार्केट में। मार्केट में वस्तुओं की अगर आपूर्ति नहीं बढ़ी, मतलब जितनी मांग बढ़ी उस हिसाब से आपूर्ति नहीं, ऐसा नहीं कि मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की महंगाई एकदम बढ़ जाएगी, नहीं, आपूर्ति पर डिपेंड करता है। जैसे मांग बढ़ी आपूर्ति भी और डबल हो गई तो महंगाई कम हो जाएगी, मतलब महंगाई उतनी रहेगी या कम हो जाएगी। और अगर मांग बढ़ी और आपूर्ति कम हो गई तो फिर महंगाई तेजी से ऊपर उठ जाएगी, ठीक है नहीं? तो इसलिए क्या होता है, जब भी मार्केट में प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो सरकार क्या काम करती है, बनियों के यहाँ छापा मारना शुरू कर देती है, या फिर विदेश से जो है प्याज का स्टॉक जो है वो खोल देती है, विदेश से प्याज मंगाने लगती है, और जल्दी से उसकी आपूर्ति को संतुलित किया जाता है। फिर जैसे ही प्याज आ जाती है मार्केट में तो ही प्याज के दाम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब बस महंगाई बढ़ेगी तो लोग मतलब कंपनियों के माल बिकेगा, कंपनियों का माल बिकेगा तो फिर उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन भी बढ़ेगा तो हमने क्या बताया था तुम्हें, जीडीपी क्या होती है बताना जरा एक बार, क्या होती है भाई जीडीपी अनीस? होता क्या है डेफिनेशन? बताइए अभी, आप बताइए अर्णव, बताइए जीडीपी क्या होती है? तो ये जैसे मिस्टर सऊदी में जो वस्तु अंतिम, हाँ, तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी कि कम होगी?
अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी कम होगी कि ज़्यादा होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो वस्तु और सेवाएं बढ़ेंगी, वस्तु और सेवा बढ़ेंगी तो फिर उनका मूल्य भी बढ़ेगा। मान लो पहले आपके पास पाँच आम मतलब 5 टमाटर की चटनी के पैकेट उत्पादन हो रहा है, अब मान लो 10 होगा, तो पहले 5 होता था तो 5 रुपए का, 10 हुआ तो 10 रुपए का। क्या बताइए, बताइए क्या कहना चाह रहे आवाज हैं? कट कट के आ रही है आपकी। अरे आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हो? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जीडीपी बढ़ी, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? सर एक चीज पूछना था, जीडीपी जो कंट्री लेवल पे आके जाती है, जैसे कि न्यूज व्यूज में निकलता है कि जीडीपी भारत का इतना घटा इतना बढ़ा। अभी रुको एक मिनट। अब तुमने तुमने ये बताइए, तुमने रिवीजन किया जीडीपी वाले चैप्टर का, या मुंह उठा के ऐसे ही पढ़ने आ गए? तो अब जब ये एक आध हफ्ता तुम्हें पढ़े हुए हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा? जब अभी आपको ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो, जीडीपी पढ़े हुए होते, सही से रिवीजन किए हुए होते, उसमें साफ साफ लिखा हुआ किसी भी देश की मतलब सीमा के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर एक निश्चित समय में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो जीडीपी होता है। तो ये देश के लेवल पर नपेगा कि गांव के लेवल पर नपेगा कि घर के लेवल पर नपेगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये पूरे कंट्री की अर्थव्यवस्था तो पूरे कंट्री की नापी जाती है ना। और जब हम देश के लेवल पे बात करेंगे तो देश की नपेगी, और अगर हम स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं या किसी राज्य की बात कर रहे हैं तो उस राज्य की जीडीपी की बात करेंगे, उस राज्य की राजनीतिक सीमा के अंदर बात करेंगे। जब हम किसी ज़िले की बात करें तो उस ज़िले के अंदर, ज़िले की सीमा के, राजनीतिक सीमा के अंदर बात करेंगे। जब किसी गांव की जीडीपी नाप रहे हैं तो गांव की नापेंगे, किसी घर की नाप रहे हैं तो घर की सीमा की बात करेंगे। कुल मिला के मसला ये है कि अपने मुंह धोकर एकदम अपने कॉपी खोल कर बैठ के पढ़ने, अब इससे दूर जाना पड़ेगा। अब पहले पढ़ कर आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अभी ऐसा ना है कि अपने लिख लिया और अपने टांगे फैला के अपने सो गए चारों खाने चित्त, और सुबह को फिर नोटबुक उठा के अपने मुंह धोकर आ गए। अभी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब ये कोर इकोनॉमी तो अब शुरू हुई है। फरमाइए। हम्म बैंक रेट कम होगा तो बैंकों के पास पूंजी, हाँ, कम होगी। यस, ये ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ सारी नेसेसरी चीज़ें हैं। ये ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है बैंकों के पास पूंजी बढ़नी बढ़नी है। भाई जब बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे तभी तो पूंजी बढ़ेगी, अगर नहीं लिए तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये सामान्यतः नियम है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्यतः ये चीज़ होगी, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकों के पास पूंजी बढ़नी, अगर अर्थव्यवस्था के हम नियम के अनुसार चलें तो ऐसा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ।
लेकिन अगर मान लो बैंक ने पैसे नहीं लिए आरबीआई से, तो फिर क्यों बढ़ेगी उसकी पूंजी? समझ में आ रही है? हाँ, तो तुम अपना क्वेश्चन बताइए अब फिर। बैंक ब्याज दर कम क्यों करेगा? अच्छा ये बताइए, जब तुम्हें ऊपर से पैसा सस्ता मिलेगा, तो तुम भी वस्तु को सस्ती बेचोगे कि महंगी बेचोगे? जब तुम आलू लेने के लिए जाते हो बाजार में, आप ये बताइए, जब आलू लेने के लिए जाते हो बाजार में, दुकानदार से क्या बोलते हो? बोले यार वो तो 20-15 रुपए किलो आलू दे रहा है, तो 20 को क्यों दे रहा है? बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे टाइम पे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही आवाज़? आवाज़ आ रही मेरी अब? अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को नहीं? आ रही है? तो बता दीजिए, ये तो बात को हो जाएगा पढ़ाई लिखाई का। पहले बता दीजिए बहू जी के क्या हाल चाल हैं। ये तो हो जाएगी बात को पढ़ाई, ये तो रेपो रेट और ये तो जिंदगी भर चलना है। ये समझ में आया तुम लोगों के नहीं? अरे तुम्हारे ये नहीं तुम। अरे मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, तुम्हारे डाउट क्लियर हुआ? हाँ अब महंगाई महंगाई इसलिए बढ़ेगी जब बैंक कम रेट पर जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वितरित करेंगे ना ऋण। तो लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे खरीदेंगे तो मांग बढ़ जाएगी ना, फिर वस्तु कम हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये सामान्यता नियम है ये। ऐसा नहीं है कि मांग मतलब हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि भाई मान लो आपूर्ति सही हो रही है वस्तुओं की, तो नहीं भी बढ़ने की मांग। ठीक है नहीं? मतलब जब लोग हम तो एक अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत पर काम किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज मतलब सही होगी होगी। ये सिद्धांत है कि हम ये एक अंदाजा लगाते हैं कि जब बैंक के पास पैसे आएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण बांटेंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपूर्ति ज़्यादा हो गई वस्तुओं की, तो पैसे भी लोगों पर आ जाएंगे, तो मांग बढ़ने के बावजूद भी महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन सामान्यतः यही होता है कि जब लोगों के पास पैसे होते हैं और लोग सामान खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। तुम देखते होगे होली और दीपावली पर जब सब लोग खरीदारी करते हैं खूब, तो बाजार में मार्केट में भाव बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते? सब्जियों के भी बढ़ जाते हैं और चीज़ों के भी बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ता है? नया वाह बेटा, तुमने बिहार वाली बात कर दी। मतलब बिल्कुल तेज प्रताप वाली बात।
बोले इसमें नया क्या बात है? अपन भैया नया बात इसलिए है क्योंकि मतलब दाम बढ़े क्यों? क्योंकि अचानक लोग एकदम खरीदारी शुरू कर देते हैं ना। लोग ज्यादा खरीदारी कर लोग ज्यादा खरीदार बाकी दिन कहाँ करते हैं बताइए? जितना दीपावली पर लोग मान लो मिष्ठान वगैरह या कुछ भी खरीदते हैं, इतना वैसे जनरली कोई ना खरीदते हैं। या जब रक्षाबंधन वगैरह होती है या कोई ऐसा फंक्शन होता है जब मिठाई वाला, तो लोग बहुत सभी मिठाई खरीदते हैं। तो तुम देखते होगे जो तुम्हारे शॉप होती है मिठाई वाली, उनके बाहर भी मिठाई लगी हुई होती है। मुझे तो तुम लोगों की बातों में बड़ी हंसी आ रही है। मतलब मिठाई खरीद रहे हैं, खटाई नहीं खरीद रहे। अरे मतलब मिठाई से नहीं है, मतलब ये है कि लोग जब किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है, अगर सही टाइम पर उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई तो वो उस चीज का दाम बढ़ जाता है। ठीक है नहीं? अगर मान लो सपोज करो लैपटॉप आपने लिया है, अब लैपटॉप सपोज करो 4 लोग और पहुंच जाते लैपटॉप लेना उसी शॉप पर, और लैपटॉप हैं 2 ही। अगर मान लो 2 दिन बाद उसने कहा तुमसे कि 2 दिन बाद ले आना, वो लैपटॉप आ जाएंगे, और 2 दिन बाद अगर लैपटॉप नहीं आए तो वो क्या काम करेगा, उन 2 लैपटॉप को ही महंगा करके बेचेगा कि भाई ऐसा है लैपटॉप नहीं आ रहे हैं, आगे से परेशानी चल रही है वो है, अब तो भाई मैं इतने का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। होता है कि नहीं होता है? भाई कोरोना के टाइम पे तुमने देखा था, कोरोना के टाइम पे तुमने कोरोना के टाइम पे ये देखा था आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई क्योंकि सब कुछ बंद था। तो जैसे ही दुकान खुलती थी एकदम लोगों की भीड़ पहुंच जाती थी, और और जैसे ही लोगों की भीड़ पहुंचती थी तो एकदम महंगाई बढ़ जाती थी। यानी कि तुमने देखा होगा सब्जी भी। तो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, तो महंगाई बढ़ गई थी। लोगों ने कुबेर वगैरह, गुटके वगैरह, दारू वगैरह खूब महंगी बिकी। तो सारी चीजें। अब सुनिए, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? अब क्लियर हो गया? अब देखो, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है अपना वो है रेपो रेट। बैंक रेट जो होता है वो लंबे समय के ऋण देने के लिए यूज किया जाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 1 साल या उससे कम समय के लिए जो यूज किया जाता है अल्पकालीन ऋण, यानी कम समय के लिए जो जिस दर पर आरबीआई ऋण देता है बैंकों को उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है नहीं? लंबे लंबे समय के लिए जिस दर का यूज करता है वो बैंक रेट होती है, और शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होती है। ये वह रेट है जिस दर पर आरबीआई अनुसूचित बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को, अनुसूचित क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ये आरबीआई की जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसकी दूसरी अनुसूची में दर्ज होती है बैंक के, उन बैंकों को अनुसूचित बोला जाता है, और इन्हें वाणिज्यिक बैंक भी बोला जाता है। तो आरबीआई अनुसूचित बैंकों को अल्पकालीन यानी कम समय के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसी दर को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है नहीं? और या फिर प्रतिभूतियों के वाणिज्यिक क्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता होती है। ये क्या लिखा हुआ? हाँ, और ये लिखा हुआ है कि प्रतिभूति यानी सरकार की जो सिक्योरिटी होते हैं उनके वाणिज्यिक क्रय से यानी कि उन्हें खरीदने से अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि आती है उन्हें खरीदने से। आप ये मत लिखो यहाँ, इसका अभी कोई मतलब नहीं है, ये मिटा, ये काट दीजिए यहाँ, क्योंकि ये यहाँ रेपो रेट के साथ ये बात को जुड़ जाएगा। अभी अभी इसका कोई मतलब नहीं, ये यहाँ पे और सीक्वेंस को खराब कर रहा है। बस अभी आपको रेपो रेट में क्या रखना है कि वह दर जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है तो उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अभी आपको केवल इतना समझ। अब रेपो रेट क्या होती है भाई, ये पता चल गया आपको। अब रेपो रेट बढ़ा दे अगर आरबीआई, यानी कि ये आरबीआई है
और ये एसबीआई है। अब आरबीआई एसबीआई ने कहा कि भाई हमें 1 साल के लिए ऋण चाहिए, तो आरबीआई ने कहा ले लीजिए, 4% के हिसाब से ले लीजिए। तो एसबीआई से बोला आरबीआई से कि भाई 2 करोड़ दे दीजिए आप। 4% पे इसने 2 करोड़ लिया और ग्राहकों को 6% पे दे दिया, ग्राहकों को ऋण। अब ग्राहकों को भी सस्ता ऋण मिल गया, 6% पे मिल गया। और एसबीआई को 4 में इससे लिया है, 6 में इसे दे रही है, तो 2% का उसे फायदा। मस्ती में अपना ग्राहक भी खुश और ये भी। अब ये आरबीआई की रेपो रेट है, क्योंकि कम समय के लिए ऋण दिया आर। अब आरबीआई ने क्या काम किया, इस रेपो रेट को बढ़ा दिया, 4 से कितनी कर दी, 6 कर दी। अब एसबीआई बोला यार ये तो बढ़िया भाई मामला, तो क्योंकि अगर 6 पे इससे लेंगे तो ग्राहकों को कितने पे देंगे, 10 पे देना पड़ेगा। अब 10 पे बहुत कम लोग लेंगे ऋण, क्योंकि भाई जिसे ज़रूरत है वही लेगा, इतनी महंगी उस पर, मतलब इतनी ज़्यादा रेट पे। तो एसबीआई कहता है कि ऐसा कीजिए, अब आप हमें 1 करोड़ दे दीजिए। 2 की बजाय उसने सीधा 1 करोड़ कर लिया। अब यहाँ पर जो ग्राहकों को 6% पे दे रहा था, यहाँ कहते हैं भाई 10 पे देंगे। पहले 10 लोग ले रहे थे 6% पे, 10 पे कितने लेंगे, मात्र 4 लोग लेंगे, या तो जो मजबूर हैं या जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं। तो जब पहले 10 लोग ले रहे थे तो 10 जगह काम छेड़ रहे थे, कोई दुकान लगा रहा था, कोई अपनी जो है बिजनेस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो वहाँ रोजगार भी क्रिएट हो रहा था। अब 10 की बजाय 4 ही लेंगे तो 4 ही फैक्ट्री लगेंगी, तो 4 ही जगह रोजगार बनेगा, तो रोजगार कम हो गया। रोजगार कम हुआ तो लोगों के पास पैसे भी क्या हो गए, कम हो गए। पैसे कम हो गए तो मांग कम हो गई, मांग कम हो गई तो क्या हो गई, मंदी आ जाएगी, क्योंकि वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी, वस्तुओं का उत्पादन कम होगा, फिर उत्पादन कम होगा तो जीडीपी भी नीचे चली जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आरबीआई जब रेपो रेट को बढ़ाता है तो बैंकों के पास पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 करोड़ की कितनी हो गई, 1 करोड़। जब बैंकों के पास पूंजी कम होगी तो वो ऋण भी कम दे पाएंगे, तो ऋण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 2 करोड़ बांट रहे थे, अब 1 करोड़ ही बांटेंगे। फिर जब बैंकों के पास जब ऋण कम होगा तो पूंजी की तरलता भी कम हो जाएगी, यानी कि पहले 2 करोड़ मार्केट में एकदम आता था लोगों के पास, लोग एकदम ऋण के रूप में ले लेते थे क्योंकि ब्याज दर कम थी, लेकिन अब कम लेंगे। पूंजी की जो तरलता है, तरलता का मतलब मार्केट में पूंजी का जाना, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम लोग ऋण लेंगे। उससे क्या होगा, जब ऋण ये मतलब रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक के पास जब पैसा कम आएगा, 2 की बजाय 1 आएगा, तो बैंक भी अपनी दर बढ़ाएंगे। बैंक भी 10 की थी नहीं की यहाँ पर, ऐसे 10 की थी, बैंक भी अपनी दर बढ़ाएंगे। जब बैंक अपनी दर बढ़ा देंगे तो पहले 10 लोग ले रहे थे उधार, अब 4 नहीं लिया, तो निवेश कम हो गया, और जब निवेश कम हो गया तो फिर रोजगार भी कम हो गया। जब रोजगार कम हो गया तो मांग कम हो, मांग कम हो गई तो भाई मुद्रास्फीति भी कम होगी। तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो महंगाई कैसे बढ़ेगी, महंगाई तो जब भी बढ़ती है जब मांग बढ़ती है। मांग कम हो गई, ये मांग कम हो गई भाई, मांग कम हो गई तो महंगाई भी कम हो गई, और जब मांग कम हो गई, महंगाई भी कम हो गई, तो उत्पादन भी कम हो गया, उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो जीडीपी भी। अब समझ में आ रही है अर्थव्यवस्था की साइकिल कैसे चलती है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। इसलिए मोदी क्या काम करता है, जो उद्योगपति हैं उन्हें सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है उद्योगपति उद्योग लगाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है नहीं। और उन्हें उसे ये भी पता है कि उद्योगपति ही चाबी हैं, क्योंकि जितनी राजनीतिक घटनाएं होती हैं सब उद्योगपति तो कराते हैं। भाई मान लो गोवा में सांसदों को खरीदना है, कहाँ से पैसा आएगा, तो भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो खरीदेगा सांसदों को, पैसा कौन देगा, उद्योगपति। तो ये सब कुर्सी पे बैठने के तरीके हैं। भाई मीडिया चैनल वाले
किसी पत्रकार को क्यों दबाओ, उस चैनल को ही खरीद लो ना। आप ये बताइए, मान लो कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ है, तो उस पत्रकार को दबाने की बजाय जो जिस चैनल में वो काम करता है उसके मालिक को ही खरीद लो। मालिक को खरीद लो कि मालिक उस अपने आप कह देगा या तो निकलिए, या फिर जैसे हम खबर कह रहे हैं वैसे चलाइए। समझ में आ रही बात नहीं? और जब पत्रकार सारे चैनल के मालिक जब तुम्हारी सब संपर्क में हैं, तो जो चाहे वो खबर चलवाइए। मतलब एक दिन देश में कोई बड़ी घटना घट रही है तो चैनल वाले उसे नहीं बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि मोदी जी जो है अभ्यास कर रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, मोदी जी अमरनाथ में जो है गुफा में बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो ये सब राजनीति का पार्ट है, ये सब कूटनीति राजनीति का पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो राजनेता हैं और राजनेता अपने आप को कुर्सी पर काबिज रखना चाहता है। तो उनकी जगह कोई और होता तो वो भी ये कर रहा होता। तो गलत है सही नहीं है, बात है ये कि कैसे हम जो है कुर्सी को अपने पास रखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे, जो क्या नाम था उसका, उर्जित पटेल, उनसे अरुण जेटली की बनी नहीं। तो अरुण जेटली ने उनसे मना कर दिया कि भैया तो गवर्नर पर छोड़ दो, ये तो हमारी बात मान लो। उन्होंने मना कर दिया तो गवर्नर पर छोड़ना पड़ गया उन्हें। अब शशिकांत दास हैं, वो सरकार का कहना मानते हैं तो हैं पद पर, जिस दिन वो भी नहीं मानेंगे वो भी जो है किनारे हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके रेपो रेट वाली? ज़्यादा हुई तो देखो ये हुआ। अब मान लो कम हो गई, अगर रेपो रेट कम हो गई तो क्या होगा? तो रेपो रेट कम हो जाएगी तो इसका मतलब बैंक ज़्यादा पैसे लेंगे फिर आरबीआई से, बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाएगी। बैंकों के पास पूंजी बढ़ी तो बैंक अपनी ब्याज दर को कम कर देंगे, ज़्यादा लोगों को लोन देने के लिए, ज़्यादा पैसा फ़ायदा कमाने के लिए। बैंक की जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा ऋण दे पाएंगे, ऋण बढ़ जाएगा। जब ऋण या साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी बैंक की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण देंगी, तो क्या होगा? पूंजी की तरलता बढ़ जाएगी। पहले 4 लोग ऋण लेते थे, अब जो है 10 लोग ले रहे हैं, तो पूंजी ज़्यादा बाजार में आ रही है। जब पूंजी की तरलता बढ़ी, लोगों के पास पैसे पहुंचे, तो लोगों ने निवेश ज़्यादा किया। जब निवेश ज़्यादा किया, पहले 4 फैक्ट्री लगाते थे, अब 8 लगी, तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिला। जब लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिला, लोगों के पास पैसे पहुंचे, मांग बढ़ी तो मुद्रास्फीति बढ़ी। लोगों के पास पैसे पहुंचे तो उनकी आय बढ़ी, तो उनका जीवन स्तर बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो गरीबी होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई, तो ये आज का काम हुआ, यहाँ तक काम कीजिए। आज तक इसलिए मैं अभी से भी करा देता रिवर्स रेपो को, लेकिन पहले तुमसे मैं पूछूंगा ना यहाँ तक कल, क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक एक सही से समझ आए तुम, तो ये रिवर्स रेपो और आगे की चीज़ें तो बहुत खिलौना है। तो एकदम ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके आइए, और जब ये चीज़ तुमने समझ ली तो ये मान के चलिए आगे तो बस ये रिवर्स रेपो इसकी उल्टी होती है, ये आप एकदम कर जाओगे। समझ में आ रही बात? और लग रहा है कुछ इकोनॉमी पढ़ रहे हो ऐसा? मैंने ओनली एग्जाम फोकस में ऐसे ही पढ़ाया था क्या? क्यों, ऐसे ही तो पढ़ाया था। तुम अपनी नोटबुक उठा कर देख लेना, ऐसे ही लिखा हुआ होगा उसमें। चलो ठीक है, नहीं यहाँ तक तुम लोगों को करके लाना है ना।
और ये अपना कंप्लीट हो जाता है वीडियो।